नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो कि हिंदी श्रृंखला लेकर चल रहे हैं और उस हिंदी श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे हैं जो कवर हो चुके हैं। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, अगर वो कंटिन्यू मेरा लेक्चर हिंदी का देख रहे हैं तो वो एक श्रृंखलाबद्ध से एक क्रम वाइज वीडियो या लेक्चर को पाते होंगे। ठीक है, जो हमारे नए मित्र हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को देखें, लेक्चर को देखें। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हिंदी के प्ले स्टोर में जा कर के हिंदी टॉपिक को चुनिए और हिंदी टॉपिक से श्रृंखला वाइज सभी महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों का जो संग्रह दिया गया है टेस्ट में, उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। मित्रों, वाक्य के विचार चल रहा था, ये 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है और 2 लेक्चर के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में आए हैं और आने वाले परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की जो नई टॉपिक है, बड़े रुचिकर टॉपिक है, बहुत मनोरंजक टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो जितने भी परीक्षा होते हैं, अगर उन परीक्षा में उन सिलेबस में हिंदी सिलेबस है तो उसमें से इस टॉपिक से प्रश्न आना ही बहुत ज़्यादा लाभदायक और बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, तो आइए कौन सी टॉपिक है पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है समास। समास हम पढ़ते हैं मित्रों, समास। देखिए, अब ये जो टॉपिक है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास किसे कहते हैं, यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है, थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, कुछ दिन पहले मैं पढ़ाया था संधि, और संधि का मतलब मैं बताया था कि जोड़। ठीक है, संधि का मतलब जोड़, और यहाँ समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। अब संक्षेप या संक्षिप्तीकरण एक एक करके लिखते रहेंगे, देखिए काफी फायदा होगा। अगर समास का अर्थ देखिए मित्रों, तो समास का अर्थ क्या है। ठीक है, समास जो टॉपिक चल रही, समास का अर्थ देखिए, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप होता है। अब संक्षेप करना या संक्षिप्त करना, ये दोनों कह सकते हो, संक्षिप्त भी कह सकते हो, संक्षिप्त। ठीक है, संक्षेप या संक्षिप्त करना। ठीक है, संक्षिप्त करना, संक्षेप या संक्षिप्त करना। देखिए ये क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। अब संक्षेप क्या होता है, संक्षेप का मतलब लघु रूप होता है, संक्षेप का मतलब छोटा होता है। ये शाब्दिक अर्थ जो है, जो शाब्दिक अर्थ है, इसको संक्षेप कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। मित्रों, अगर देखा जाए तो प्रश्न में ऐसे भी पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है, आप बताते हो संक्षेप, या आप बताते हो संक्षिप्त करना, या एक प्रश्न और है संक्षिप्तीकरण। समास का एक अर्थ और है संक्षिप्तीकरण। अब देखते हैं मित्रों, अगर समास है, यहीं पर हम पढ़ते हैं समास। देख लीजिए, ये जो समास है, समास का अगर हम विलोम, समास का विलोम पढ़ते हैं, तो समास का विलोम क्या होता है मित्रों, समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। अब समास का मतलब क्या होता है, नज़दीक होता है, नज़दीक होता है। समास का जो अर्थ है नज़दीक होता है, नज़दीक कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो संक्षिप्त। और जो व्यास का है, व्यास का अर्थ क्या होता है, दूर होता है। व्यास का अर्थ क्या होता है, दूर, या आप कह सकते हो बड़ा। इतना समझने वाली बात बहुत अच्छा है। अब देखिए, समास का मित्रों, समास का अगर विलोम पूछेगा, समास का विलोम पूछेगा तो आप लगाओगे व्यास,
और व्यास अगर देखा जाए तो व्यास भी एक संधि है। व्यास क्या है? एक संधि है। और व्यास कौन सी संधि है? तो व्यास यड़ संधि है। कौन सी संधि है? व्यास यड़ संधि है। अगर व्यास का संधि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? बी प्लस आस हो जाएगा। बी प्लस आस। मैं बताया था ना कि जब कोई वाह हो और उसके साथ कोई अक्षर आधा हो, उसके साथ पूरा वाला अक्षर जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बनाते हैं? वाह। और जो या है इसको छोड़ते हैं ई में और प्लस या कहते हुए खत्म होता तो हो जाता है आस। इसकी चर्चा कर दिए थे। तो ये कौन सा संधि? अगर व्यास तो व्यास में यड़। या यहाँ फिर से समझिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त करना। अब समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए समास का शाब्दिक अर्थ हम चर्चा कर ले। पहले देखिए समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम व्यास होता है। समास का जो अर्थ है, समास का माने क्या होता है? समास मतलब क्या होता है? तो नज़दीक। और व्यास का मतलब क्या होता है? दूर। तो नज़दीक का विलोम पूछेगा तो दूर। ठीक है, क्या होगा? दूर। अब इसे संक्षिप्ति को आप लघु भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लघु। अब देखिए संक्षिप्त कह सकते हो या बड़ा कह सकते हो। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि समास, अगर समास का हम खंड कर रहे होता है तो सम प्लस आस होता है। शाब्दिक अर्थ हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम समास का संधि विच्छेद, ऐसा मत कहना कि सम प्लस आत होता है। यहाँ सम प्लस आत शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। यहाँ शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं, ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अगर प्यारे मित्रों समास का शाब्दिक अर्थ पूछेगा, समास का शाब्दिक अर्थ पूछेगा, ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है समास का? देखिए क्या है समास का? तो सम प्लस आस। अब सम का मतलब क्या होता है? एक एक करके समझना। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब सम का मतलब क्या होता है? सम जो है, सम का मतलब होता है पास। क्या होता है? पास। आप पास कह सकते हो या नज़दीक कह सकते हो। पास कह सकते हो या नज़दीक कह सकते हो। और आस का मतलब होता है बैठना। आस का मतलब क्या होता है? बैठना, या आप कह सकते हो बैठाना। आस का मतलब क्या होता है? बैठना या बैठाना। अब देखिए सम का अर्थ पास, और पास को हम नज़दीक भी कह सकते हैं। आस का मतलब बैठना या बैठाना। मित्रों कहने का मतलब दो ऐसे शब्द आएंगे जो आपस में जुड़ करके, ठीक है, आपस में जुड़ेंगे और एक शब्द का निर्माण हो जाएगा। और उन शब्द क्या हो जाएंगे? लघु हो जाएंगे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तो उन्हीं को हम समास कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पर प्रश्न यह बढ़ता है कि अब सम का अर्थ अगर देखा जाए, जो पास होता है यहां पर, तो जो सम है एक सम आसन होता है। क्या होता है? आसन। और इसी सम का भी होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। सम का मतलब आसन और आसन। अब मित्रों यहां आसन का मतलब क्या होता है? बैठना होता है। ठीक है, यहां क्या होता है? आसन का मतलब क्या होता है? यहां पर बैठने की जगह होता है। आसन क्या होता है? आसन का मतलब बैठने की जगह। ठीक है, बैठने की जगह होता है। बैठने की जगह को क्या कहते हैं? आसन। ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा आपके यहाँ कोई मित्र या आपका कोई दोस्त आया, तो आप क्या कहते हो कि दोस्त, या उससे नाम लेते हो कि हे राहुल आप आसन ग्रहण करिए। या आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप क्या कहते हैं? आप इशारा करते हैं कि आप आसन ग्रहण करिए। क्या करते हैं? आप आसन ग्रहण करिए, मतलब बैठने की जगह को इशारा करते हुए बताते हैं कि आप आसन ग्रहण करिए। तो आसन का मतलब होता है बैठने की जगह, और आसन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आसन का मतलब होता है बैठने की तरीका। ठीक है, बैठने की तरीका। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी चीज चल रही है।
आसन का मतलब होता है बैठने की जगह और आसन मतलब होता है बैठने की तरीका। ठीक है, अब देखिए प्रश्न यहाँ ये बनता, इतना हुआ, थोड़ी सी यहाँ समझ लेते हैं ताकि आप लोग नोट अगर बना, कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड हैं, मित्र हैं जो नोट बना रहे हैं। मुझे कमेंट के द्वारा प्राप्त चला है कि कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं वो कहते हैं कि सर आप अच्छे से लिखिए और समझाइए ताकि हम नोट को एक अच्छे प्रकार से नोट बना सके और आगे वाले परीक्षा में इसका रिवीजन करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। मैं बहुत खुश हुआ, इसीलिए मैं पूरा व्हाइट बोर्ड लिख देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से नोट बनाओ, तब मिटाता हूं। तो वही चीज थोड़ा सा और देख लीजिए। अब प्रश्न ये आता है कि यहां पर देखें समास का विलोम व्यास हो गया। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते हो, ध्यान दीजिए, विग्रह। अब ये जो होता है प्रश्न ये भी आता है कि समास का विलोम, ध्यान दीजिएगा, समास का विलोम। ठीक है, समास का विलोम, तो समास का विलोम विग्रह, ध्यान दीजिएगा, समास का विलोम विग्रह नहीं होता है। समास का विलोम विग्रह नहीं होता है क्योंकि विग्रह का मतलब होता है तोड़ देना। क्या होता है मित्रों, विग्रह का मतलब होता है तोड़ देना, इसलिए समास का विलोम विग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि समास, ठीक है, समास का मतलब संक्षिप्त करना और तोड़ना अलग चीज है, तो इसलिए विग्रह का मतलब था तोड़ देना, इसलिए समास का विलोम विग्रह नहीं है। ठीक है, अब एक प्रश्न और बनता है, अगर विग्रह का मतलब तोड़ देना होता है तो संधि का क्या है? संधि का मतलब होता है जोड़ देना। क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो संधि का मतलब होता है जोड़ देना। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा एक बार फिर से समझिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। थोड़ा देखिए, अब प्रश्न ये बनता है, एक थोड़ा सा और समझ लीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए ताकि मजा आ जाए पढ़ने में। अगर प्रश्न आता है संधि का विलोम, प्रश्न अगर आ जाता है संधि का विलोम, मेरे प्यारे दोस्तों बहुत लोग को पता होगा और बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो अगर पूछेगा संधि का विलोम, तब संधि का विलोम विग्रह और विच्छेद दोनों होता। ध्यान दीजिए, संधि का विलोम विग्रह, ध्यान दीजिए, विग्रह और विच्छेद दोनों होता है। ठीक है, विग्रह और विच्छेद दोनों होता है, दोनों होता है। समझिए यहां पर समझिए, एक बार फिर से समझिए मेरे मित्र, मैं चर्चा कर रहा हूं समास का, और समास का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास, ठीक है, पास, और सम प्लस आस, आस का मतलब होता है बैठना है, बैठाना, मतलब उन शब्दों को पास बैठाने से, जिन शब्दों को पास बैठाने से उन शब्द का लघु रूप हो जाता है या छोटा हो जाता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को समास कहते हैं। और समास का अगर एक ही अर्थ में पूछ लिया जाए, एक ही शब्द में अर्थ पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण करना या संक्षिप्त करना, समास का अर्थ होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चर्चा और किया, प्रश्न आता है कि समास का व्यास क्या है, तो समास का विलोम क्या है? आप बताते हो व्यास। अब समास का मतलब होता है नजदीक और व्यास का मतलब होता है दूर, तो समास का विलोम व्यास, नजदीक का विलोम दूर, और लघु का विलोम बड़ा, ये भी कह सकते हो आप। अब ये जो व्यास है, व्यास कौन सा संधि है? यर संधि, और व्यास का संधि विच्छेद किया जाता है तो क्या हो जाता है? बी प्लस आस। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अब यहां पर प्रश्न बनता है, ऐसे प्रश्न आ जाता है कि समास का या प्रश्न आता है संधि का विलोम बताइए, तो समास का विलोम व्यास समझ लिया आप ना। अब देखिए, समास का विलोम विग्रह नहीं होता है। समास का विलोम आमतौर पर कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे दोस्त हैं, ऐसे भाई और बहन हैं कि वो विग्रह ही जानते हैं और लगा कर आते हैं, उनसे गलत हो जाती है।
तो यहां पर मुझे चर्चा करना कि समास का विलोम विग्रह नहीं होता है। ठीक है, ठीक। अब विग्रह का मतलब क्या होता है? तोड़ देना, और संधि का मतलब जोड़ देना। संधि का दो दो विलोम है। संधि कितना विलोम है? दो दो। एक है विग्रह और है एक विच्छेद। अगर हमारे प्यारे दोस्तों मित्रों अगर प्रश्न आ जाता है कि संधि का विलोम क्या है, तो अगर दोनों ऑप्शन मिल जाता है विग्रह और विच्छेद, तो आप पहले ऑप्शन में विग्रह ही लगाओगे। क्या लगाओगे मेरे दोस्तों? तो आप विग्रह ही लगाओगे। अगर नहीं है विग्रह तो संधि का विलोम विच्छेद होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यहां तक आप समझ लिए होंगे। अब प्रश्न ये बनता है, यहां तक क्लियर हुआ। अब टॉपिक जो चल रही है समास की, यहां समास कैसे होता है ध्यान दीजिए। इसको आप लोग बाकायदे लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इधर देखिए, जो मित्र जो भाई हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे, मेरी टॉपिक की हिंदी जो चल रही है अच्छे से देख रहे होंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो इधर पेपर होने वाला है बीएड एंट्रेंस, उसमें इस हिंदी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चन हिंदी में आती है। अगर इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से सरलता शालीनता से सॉल्व कर ले गए, तो मैं मानता हूं कि आपको फ्रेश कॉलेज या सरकारी कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन अगर कर देते हो हिंदी में तो 100 नंबर मिल जाता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी निभा रही बीएड एंट्रेंस में मित्रों। अब देखिए, जैसे आप ये प्रश्न कह सकते हो, परिभाषा को बनाने के लिए मैं बहुत अच्छा सा ट्रिक का प्रयोग कर रहा हूं, बहुत अच्छा सा, कहने का मतलब एक नियम का प्रयोग कर रहा हूं। देखिए, अब आप कहते हैं समास, कैसे समास हो गया? टॉपिक चल रही है, टॉपिक चल रही समास, और समास का क्या होता है? संक्षेप करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण करना। ये देखिए मेरे दोस्तों कि जैसे मैं एक वाक्य ले लिया, मैं वाक्य क्या ले लिया? देखिए, हवन के लिए सामग्री, बहुत अच्छा वाक्य है। हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। हवन के लिए सामग्री, देखिए सामग्री, हाँ, हवन के लिए सामग्री। अब प्रश्न ये बनता है, देखिए अब इसमें मुझे क्या करना है? समास का जो अर्थ होता है, इसी में भी देखिए कैसे से क्लियर हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम वाक्य को संक्षेप करेंगे, समास में बनाएंगे, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हवन के लिए सामग्री, ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि हवन के लिए सामग्री ये क्या है? ये तो अगर हम कह सकते हैं तो सामासिक पद अभी आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए। ये देखिए, अगर इसको हम कहें कि हवन सामग्री, ध्यान दीजिएगा, हवन सामग्री, अगर हम कहें हवन सामग्री तो इसमें गलत क्या है? हवन सामग्री अगर हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? हवन सामग्री। अगर हमने आपसे प्रश्न किया हवन सामग्री क्या कहाँ है, तो आप हवन सामग्री का मतलब क्या होता है कि हवन के लिए सामग्री कहाँ है। तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों, अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं आई। हवन के लिए सामग्री या हवन सामग्री। यहां पर देखिए, जो के लिए है मित्रों, के लिए योजक शब्द है। के लिए क्या है? तो के लिए योजक शब्द है दोस्तों, और इसी योजक शब्द, ठीक है, यही योजक शब्द क्या करता है
कि हवन सामग्री को एक समास विग्रह कर देता है। ठीक है, समास विग्रह, विग्रह का मतलब क्या होता है? बड़े पैमाने पे मतलब विस्तार करना। विग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों? सॉरी, विग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों? विस्तार करना। अब प्रश्न देखिए, इसी योजक चिन्ह, अब ये कह सकते हो जब किसी समस्त पद में, समस्त पद, जब समस्त पद में योजक चिन्ह का जोड़ हो जाता है तो वहां पे समास विग्रह होता है। मित्रों, ये समस्त पद है, ये हवन सामग्री क्या है? ये समस्त पद है, ये समस्त पद है, एक पद दो पद। ठीक है, समस्त पद है। और जो हवन के लिए सामग्री, ये क्या है? सामासिक पद है। ये क्या है? सामासिक पद है। क्यों? क्योंकि समस्त पद में, किसमें? समस्त पद में, ध्यान दीजिएगा, समस्त पद में अगर योजक शब्द जोड़ दी जाती है, योजक शब्द जोड़ दी जाती है, जोड़ दी जाती है तो क्या होता है? समास विग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? समास विग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? समास विग्रह हो जाता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब यहां तक प्रश्न बनता, अब यहां पर एक का अध्ययन करते हैं। समास चल रहा, इसका परिभाषा हम लिखेंगे समास का। प्रश्न में क्या आता है, ध्यान दीजिए। जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान देने की बात यह है, परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, दो पदों के मध्य लिख लीजिए, दो पदों के मध्य, अभी फिर से समझा देता हूं। दो पदों के मध्य, पहला पद दूसरा पद, अभी जैसे हवन सामग्री बताया था ना, पहला पद और दूसरा पद, उसी प्रकार दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति या योजकों, प्रयुक्त विभक्ति या योजकों, अभी मैं चर्चा कर लिया था ना, योजक क्या है? योजकों, हाँ, दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति या योजकों या अव्यय पदों को, ऐसे लिख लीजिए, या अव्यय पदों को हटाकर, फिर से देखिए, दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति या योजकों या अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना। बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए, उन्हें पास पास लिख देना, ठीक है, लिख देना समास कहलाता है। ध्यान दीजिए, समास कहलाता है। दो पदों के मध्य, यहां पर फिर से मैं समास विग्रह लिखा, ध्यान दीजिए, जैसे मैं लिखा था हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए मित्रों सामग्री, ध्यान दीजिए, हवन के लिए सामग्री। अब देखिए, दो पदों के मध्य, ध्यान दीजिए, दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति या योजक, चाहे विभक्ति आ जाए या योजक। अब विभक्ति क्या है? विभक्ति में चर्चा किया हूं, कारक। क्या है? कारक। या अव्यय पदों को हटाकर क्या करना है? हटा देना, और उन्हें पास पास लिख देना है। पास पास लिख देना क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो समास कहलाता है। देखिए कैसे, हवन के लिए सामग्री, दो पदों के मध्य प्रयुक्त, पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति,
अब विभक्ति क्या, विभक्ति या योजक या अव्यय पद या अव्यय पद। ध्यान दीजिए, हवन के लिए ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। करना क्या है, जो विभक्ति के लिए क्या है मित्रों, तो के लिए विभक्ति है। के लिए क्या है, विभक्ति, जिसे आप बोलते हो कारक चिन्ह, जिसे क्या बोलते हो आप, कारक चिन्ह। अब ये सॉरी, ये जो कारक चिन्ह है मित्रों, जो विभक्ति है, इसको क्या करना है, तो इसको हटाकर पास लिख देना है। तो इसको हटा दीजिए, अब लिख दीजिए हवन। हवन क्या बचा, सामग्री। क्या बचा, सामग्री। अब यही क्या कहलाया मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही समास कहलाया। यही क्या कहलाया, तो यही समास कहलाया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझेंगे, समासिक पद क्या है। समासिक पद क्या है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सामासिक पद। हाँ, समासिक पद। चलिए हेडिंग क्या डालना है, समासिक पद। समासिक पद, ध्यान दीजिए। अब समासिक पद क्या है मित्रों, समास क्या है, मैं बताया, जब दो पदों के मध्य स्थित विभक्ति, योजक और अव्यय चिन्ह या शब्दों को हटाकर उसको पास किसको, दोनों पदों को पास लिख देना समास कहलाता है। मैं बता दिया था, जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो के लिए जो अधिकरण कारक का विभक्ति है उसको हटा दिया और हवन और सामग्री को पास लिख दिया। वही पास लिखना हवन सामग्री क्या हुए मेरे प्यारे दोस्तों, तो समास हो गया। अब सामासिक पद क्या है, ध्यान दीजिए। समास प्रक्रिया द्वारा लिखेंगे, समास प्रक्रिया द्वारा, समास प्रक्रिया द्वारा। अब समास प्रक्रिया क्या है, अभी फिर से चर्चा करें। समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द सामासिक पद कहा जाता है। बना पद सामासिक पद कहा जाता है या कहलाता है, सामासिक, ठीक है। सामासिक पद कहलाता है, मेरे प्यारे दोस्तों। सामासिक पद किसे कहते हैं, तो समास प्रक्रिया द्वारा बना पद सामासिक पद कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है, तो समासिक पद कहलाता है। अब देखिए समासिक पद कहलाता है, ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। लिखेंगे समस्त पद में लुप्त विभक्ति, यहां देखिए मजा आ जाएगा। समस्त पद में लुप्त विभक्ति, ठीक है, योजक और अव्यय पद। ध्यान दीजिए, समस्त पद में लुप्त विभक्ति, योजक और अव्यय पद को पुनः लिख देना, पदों को पुनः लिख देना समासिक पद कहलाता है। समासिक पद कहलाता है। मित्रों ध्यान दीजिए, समासिक पद का देखिए, फिर से समझिए मित्रों, यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए, बार बार मौका नहीं मिलता समझने का।
बार बार मौका समझने का नहीं मिलता है। सॉरी, नोट यहां है। जैसे हमने लिखा कि हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ध्यान दीजिएगा। अब मित्रों ये पहला पद, ध्यान दीजिए, ये पहला पद है और ये क्या है, दूसरा पद। हमने बताया था, समास का परिभाषा बनाकर बताया हूं और बताया हूं कि जब क्या परिभाषा बताया था आप लोग को कि दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त, बताया था दोनों पदों कौन कौन, पहला पद हवन, दूसरा पद सामग्री, दोनों पदों के मध्य विभक्ति, योजक, कारक शब्द को हटाकर दोनों पदों को पास पास लिख देना, दोनों पदों को पास पास लिख देना मित्रों क्या कहलाता है, हवन सामग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, हवन सामग्री। ठीक है, ये क्या था, समास। अब जो सामासिक पद है, समास प्रक्रिया द्वारा बना पद सामासिक पद, जैसे समस्त पद में, किसमें पद में, अरे पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद और कुछ भी आ सकता है। समस्त पद में लुप्त विभक्ति, योजक और क्या है, अव्यय पदों को पुनः, पुनः मतलब दोबारा लिख देना समासिक पद कहलाता है, समासिक पद कहलाता है। अब देखो समस्त पद में, इन दो पदों में लुप्त पद क्या है, हवन सामग्री को हम हवन के लिए सामग्री कहते हैं, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर देखिए क्या है ये, हवन सामग्री, क्या है, हवन सामग्री, इसमें जो है योजक और क्या है, कारक या विभक्ति क्या है, निल है ही नहीं है। अब इसी में हम लिखते हैं, जैसे देखिए हवन, फिर लिखते हैं सामग्री, हवन सामग्री। अब जो कारक चिन्ह या विभक्ति है उसको क्या करना है, पुनः लिख देना, मतलब के लिए, के लिए ये विभक्ति हो गया, कारक चिन्ह हो गया, हवन के लिए सामग्री मतलब हवन सामग्री, यही सामासिक पद हुआ मित्रों समस्त पद में। ठीक है, अगर कारक, विभक्ति और अव्यय पदों को पुनः लिख दिया जाता है तो ऐसे पद सामासिक पद कहलाते हैं। ऐसे पद क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सामासिक पद कहलाते हैं। अब देखिए, ये तो समास पढ़ने के पहले, समास पढ़ने के या अध्ययन या चर्चा करने के पहले महत्वपूर्ण कुछ बिंदु था, वो बिंदु आपको अच्छे से समझा दिया गया। ठीक है, जिन मित्रों को कुछ कम समझ में आया होगा वो प्लीज प्ले स्टोर में जा करके और दोबारा वीडियो को प्ले करके देखने का कष्ट करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए, अब प्रश्न ये बनता है कि समास के भेद कितने हैं, कितने हैं समास के भेद, समास के भेद। ठीक है, समास के भेद, समास के भेद कहो या समास के प्रकार कहो, समास के भेद कहो या समास के प्रकार कहो। अब देखिए, भेद के ये प्रकार तमाम परीक्षा में ये पूछे जाते हैं कि ये बताइए समास के कितने भेद हैं, समास के कितने भेद हैं मित्रों। तो कहीं कहीं समास के भेद में दे देता है 4, 5 और 6, 4, 5, 6 ये समास के भेद हैं। ठीक है, कहीं 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, तो ये दोनों, ये सॉरी तीनों अपने अपने जगह सही हैं, अपने अपने जगह सही हैं। देखिए कैसे, अब आप कह सकते हो ये पहला प्रकार, ये दूसरा, ये तीसरा। अब
किस आधार पे समास के चार भाग होते हैं या चार पद होते हैं, किस आधार पे समास के 5 भेद होते हैं और किस आधार पे समास के 6 भेद होते हैं। ये सभी का सभी प्रकार अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं बच्चे गलत कर जाते हैं, आप भी गलत कर जाओगे। ठीक है, देखिए समास। अब प्रश्न आता है कि नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है, प्रधानता के आधार पर। ध्यान दीजिए, किसके आधार पर मित्रों? तो प्राधानता के आधार पर, प्राधानता के आधार पर। ठीक है, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, समास के 4 प्रकार हैं। किसके आधार पे? प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार हैं मित्रों? तो 4 प्रकार हैं। अब एक एक करके लिखना है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। देखिए पहला, ये हम इसको हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं या का मान लेते हैं, जो भी है का मान लेते हैं, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में चलो। प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं? तो समास 4 होते हैं। ठीक है, पहला जो क्या है, पहला क्या, ध्यान दीजिए, प्रथम पद प्रधान। देखिए प्रथम पद प्रधान। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, द्वितीय पद प्रधान। द्वितीय पद प्रधान, मन से समझिएगा। ठीक है, द्वितीय पद प्रधान कह सकते हो या दूसरा पद प्रधान कह सकते हो। प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार हैं। पहला प्रथम पद प्रधान, दूसरा द्वितीय पद प्रधान, तीसरा उभय पद प्रधान। तीसरा क्या है? उभय पद प्रधान। तीसरा है, और चौथा क्या है? उभय पद। ठीक है, उभय पद प्रधान। चलिए, और चौथा है, सॉरी मिस्टेक हो गया, उभय, और जो चौथा हो गया उभय पद अप्रधान। देखिए फिर से देखिए, प्रधानता के आधार पर समास कितने हैं? तो 4 हैं। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान, उभय पद प्रधान और उभय पद अप्रधान, 4 हैं। अब प्रथम पद प्रधान क्या है? ध्यान दीजिए, कौन सा ऐसा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान है, कौन सा ऐसा समास है जिसका द्वितीय पद प्रधान है, और इसमें से कौन सा ऐसा समास है जिसके उभय पद, दोनों पद प्रधान है। अब मित्रों यहां उभय का मतलब हम दोनों समझेंगे। उभय का अर्थ क्या होता है? तो उभय का अर्थ दोनों होता है। देखिए चलिए, अब अव्ययी भाव समास का नाम सुने होंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। अभी लिख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छी सी टॉपिक चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों, और मन से पढ़िएगा। हाँ, मन से पढ़िएगा। कुछ हमारे मित्र, कुछ हमारे दोस्त, हमारे दिलों के करीब रहने वाले, दिलों में बसने वाले हमारे मित्र मेरे से कमेंट किए कि सर 2 दिन से मुझे हिंदी की क्लास नहीं मिल पा रही है। तो मैं क्षमा चाहता हूं मित्रों, कुछ ऐसी परेशानियां थी कि मैं आपको वीडियो का क्लास, हिंदी का क्लास नहीं दे पाया, तो इसलिए क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा करिएगा। आपका ये दोस्त, आपका ये भाई, आप हमेशा आपके साथ रहेगा, आपका आभारी रहेगा मित्रों। देखिए जो दूसरा है तृतीय पद प्रधान, ये क्या है? तत्पुरुष प्रधान। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास। अब यहां अगर प्रश्न बनता है तो मित्रों तत्पुरुष समास भी 2 प्रकार का होता है। एक कर्मधारय समास, ध्यान दीजिएगा, एक कर्मधारय समास,
कर्मधारय समास मित्रों, और जो दूसरा होता है वो द्विगु समास होता है। जो दूसरा होता है वो द्विगु समास होता है। कौन समास होता है मेरे प्यारे दोस्तों? द्विगु। अब जो उभय पद प्रधान है ये देखता कौन सा है? ये द्वंद्व समास है। ध्यान दीजिएगा, कौन समास है? तो ये द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और जो देखिए जो चौथा है, जो प्रधानता के आधार पर जो चौथा प्रकार है उभय पद दोनों अप्रधान, तो कौन से ऐसे समास है जिनके दोनों पद अप्रधान है? बहुव्रीहि समास। क्या है मित्रों? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ध्यान दीजिए क्या है? बहुव्रीहि समास। एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से स्क्रीन को देखिए, ध्यान से स्क्रीन को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, ध्यान से व्हाइट बोर्ड को देखिए कि समास के भेद पढ़ रहे हो। और समास के भेद वैसे देखा जाए तो 4 भी होता है और 5 भी होता है, 6 भी होता है। अगर हिंदी के प्रश्न में पूछ लिया मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, उभय पद प्रधान और उभय पद अप्रधान। प्रश्न अब देखिए, ऐसे प्रश्न आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, किस समास के पहला पद प्रधान है? तो अव्ययी भाव समास के पहला पद क्या है? प्रधान है। तत्पुरुष समास का क्या है? द्वितीय पद प्रधान है मित्रों। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान है। किस समास का दोनों पद प्रधान है मेरे प्यारे दोस्तों? तो किस समास का दोनों पद प्रधान है मेरे प्यारे दोस्तों? तो द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान है। और किस समास का दोनों पद अप्रधान है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बहुव्रीहि समास का दोनों पद अप्रधान है। ठीक है, अब कुछ हमारे मित्र इस्म गिन लेते हैं कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। ठीक है, तो इसको मिला करके तो 6 हो गया, तो ये भी सही है। अभी कैसे हम बताते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेगा तत्पुरुष समास के कितने प्रकार हैं, तो आप बताओ कि तत्पुरुष समास के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 कर्मधारय समास और नंबर 2 द्विगु समास। वैसे बहुत कम ना के मात्रा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास है जो आपके सामने रख दिया गया, चर्चा कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर में जब प्रधानता के आधार पे 4 प्रकार के समास हैं, समास के 4 भेद हैं, तो 5 कौन से भेद हैं? 5 कौन से भेद हैं? चलिए यहां पर चर्चा करते, ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये का लिखे थे प्रधानता के आधार पर, यहां लिखे मूल आधार पे। मूल आधार पर, मूल आधार पर समास के भेद, समास के मूल आधार पर समास के भेद कितने भेद हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 5 भेद हैं। मूल आधार पर समास के कितने भेद हैं मित्रों? तो 5 भेद। एक एक करके जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। केवल समास, एक एक करके जल्दी चर्चा कर लेते हैं। केवल समास, अभी बताता हूं क्या है केवल समास। ठीक है, और जो दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, और जो तीसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, और जो चौथा है द्वंद्व समास। चौथा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो चौथा है द्वंद्व समास। ठीक है, 5वां क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, 5वां क्या दोस्तों? बहुव्रीहि समास।
अब देखिए मूल आधार पर, अगर ये प्रश्न कभी नहीं हिंदी में पूछा गया है और ना तो हिंदी में पूछे जाने की संभावना है, मैं 100% करता हूं। लेकिन जब समास आप पढ़ रहे हो मित्रों तो अच्छे से पढ़ लो। सपोज अगर आ जाता है कि मूल आधार पर, ठीक है, मूल आधार पर या मूल रूप में समास के भेद कितने हैं, यहां पर मूल रूप में ऐसे कर दो, ठीक है, मूल रूप में समास के भेद कितने हैं मित्रों, तो मूल रूप में समास के भेद 5 हैं। केवल समास 1, अव्ययीभाव समास 2, तत्पुरुष समास 3, द्वंद्व समास 4, बहुव्रीहि समास कितना है मित्रों 5। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। इसके चर्चा करने के बाद प्रकार आज देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, अब जो हिंदी में समास के भेद, प्रश्न यहां से आपको बहुत अच्छे से समझना है। हिंदी में समास के भेद मित्रों, हिंदी में समास के भेद कितने हैं, तो हिंदी में समास के भेद कितने मित्रों 6 हैं। हिंदी में समास के भेद कितने हैं, तो हिंदी में समास के भेद कितने हैं, पहला आप लोग को पता होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है, पहला क्या है अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास मित्रों, अव्ययी भाव समास। दूसरा है कर्मधारय समास, क्या है कर्मधारय समास, ठीक है। और जो तीसरा है मेरे प्यारे दोस्तों द्विगु समास, तीसरा क्या है द्विगु समास, हाँ तीसरा है द्विगु समास, ठीक है। उसके बाद चौथा है द्वंद्व समास, ठीक है, क्या है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो पांचवा है, ध्यान दीजिए, पांचवा है बहुव्रीहि समास, क्या है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। और जो छठवां है मेरे प्यारे दोस्त, सबसे लास्ट में पढ़ते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है, सबसे लास्ट में क्या पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। सबसे लास्ट में तत्पुरुष समास इसलिए पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो तत्पुरुष समास है ये थोड़ा बड़ा है। तत्पुरुष समास कैसा है मित्रों, थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसका सबसे लास्ट में चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यही पढ़ा जाता है, यही पूछा जाता है हिंदी में समास के कितने भेद हैं, तो हिंदी में समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। मेरे प्यारे दोस्तों बस आज का वीडियो इतना ही, ठीक है, क्योंकि अगर पूरे समास को एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट करवाएंगे मित्रों तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी और आपको देखने में थोड़ा सा परेशानी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रकार हो गया समास का, इसके बाद एक एक प्रकार का हम बखूबी से शालीनता और सरलता के साथ अध्ययन करते हैं। मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है और ना आपको कुछ मिलने वाला है, फायदा किसी का नहीं मित्रों। फायदा मेरा इतना है कि थोड़ा सा मैं मोटिवेट होता हूँ, एनर्जी आ जाती है और पढ़ाने की जज्बा बनी रहती है मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।